जिस पर हमारे देश में सियासी मुठभेड़ हो रही है और हमारे देश के नेताओं ने एनकाउंटर को भी हिंदू और मुसलमानों में बांट दिया है। एनकाउंटर दो प्रकार के हो गए हैं, एक जिसमें एनकाउंटर में हिंदू अपराधी होते हैं और दूसरा जिसमें एनकाउंटर में मुस्लिम अपराधियों पर गोली चलाई जाती है। 13 अक्टूबर को बहराइच की सांप्रदायिक हिंसा में जिस राम गोपाल मिश्रा को 10 लोगों ने जान से मार दिया था, आज उनमें से 2 आरोपियों को पुलिस ने एक एनकाउंटर में घायल कर दिया। यह एनकाउंटर दोपहर 2:15 बजे बहराइच के नानपारा क्षेत्र में हुआ, जहां से नेपाल की सीमा सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है और पुलिस का ऐसा दावा है कि उसने राम गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोप में मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद, उसके बेटे मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालीम और मोहम्मद अफजल को गिरफ्तार किया था और पूछताछ में इन आरोपियों ने पुलिस को यह बताया कि उन्होंने जिस बंदूक से राम गोपाल मिश्रा की हत्या की, उस बंदूक को उन्होंने नेपाल की सीमा के पास एक नहर के किनारे जमीन में गाड़ कर रख दिया है और पुलिस का कहना है कि वो आज इसी बंदूक को बरामद करने के लिए इन आरोपियों को अपने साथ लेकर इस इलाके में गई थी। लेकिन पुलिस के दावे के मुताबिक यह बंदूक पहले से ही लोडेड थी, जिसके बाद मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालीम ने नेपाल भागने की फिराक में पुलिस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। यानी उन्होंने पुलिस पर हमला किया और ये दोनों आरोपी नेपाल भाग जाना चाहते थे और इस मुठभेड़ में पुलिस की तरफ से हुई कार्रवाई में मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालीम दोनों घायल हो गए, जिनमें मोहम्मद तालीम के दाहिने पैर में गोली लगी और मोहम्मद सरफराज के बाएं पैर में गोली लगी। जब यह एनकाउंटर हुआ, उसके बाद आरोपी मोहम्मद सरफराज यह कह रहा था कि उससे गलती हो गई है और वो अपनी इस गलती के लिए माफी मांगता है। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर, हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये सब गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, इस तरह करोगे। चलो फिर गाड़ी को बैठो। हम उस जगह पर मौजूद हैं। ये जो जगह है ये बहराइच से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर इनकाउंटर हुआ है। आप देखिए जो एरिया है ये पूरा जंगल सा एरिया है, यहाँ पर बड़ी बड़ी झाड़ियां और पुलिस यहाँ पर बताया गया है कि दोनों आरोपियों को सरफराज और तालिब को लेकर आई थी और यहाँ पर बरामदगी के लिए, यानी कि जो उनके पास असलहा था, जो हथियार था, लोडेड हथियार उन्होंने बताया था कि यहाँ छुपा रखा है, उसके बाद यहाँ पर बरामदगी को लेकर आई थी और उस दौरान भागने की कोशिश की, पुलिस पर फायर करने की कोशिश की और पुलिस ने एनकाउंटर में दोनों को गिरफ्तार किया है। दोनों को गोली लगी है पैर में। टोटल 5 आरोपियों को पुलिस ने इस पूरी हिंसा में जो शामिल थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई है। इन लोगों को गोली कहाँ लगी? मैम किसी के जी अभी उपचार नहीं, अभी उपचाराधीन है, घायल है, मौत किसी की नहीं हुई है। इस मामले में अब तक कुल 13 एफआईआर दर्ज हुई हैं और पुलिस ने 57 आरोपियों को गिरफ्तार किया है,
जिनमें मुख्य आरोपी का नाम है अब्दुल हामिद। पुलिस का कहना है कि रामगोपाल मिश्रा ने जिस मकान की छत से एक हरे रंग के झंडे को हटाकर वहां भगवा झंडा फहराया था, वो मकान अब्दुल हमीद का ही था और आरोप है कि अब्दुल हमीद और उसके दोनों बेटे रामगोपाल मिश्रा के हत्याकांड में यानी उसकी हत्या में शामिल थे। हालांकि अब अब्दुल हामिद की बेटी रुखसार ने यह आरोप लगाया है कि स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने उनके पति उसामा और उसके भाई मोहम्मद शाहिद को भी हिरासत में ले लिया है और अब एसटीएफ उनके परिवार को एक फर्जी एनकाउंटर में जान से मारने की साजिश कर सकती है। जिसका मर्डर हुआ है, तो किसने मारा, कैसे मारा, ये तो उनको नहीं पता है, लेकिन हम चाहते हैं इसकी जांच हो। जरूरी नहीं है कि वो गोली मेरे भाई नहीं मारी, क्योंकि वहाँ और भी लोग मौजूद थे। हो सकता किसी की साजिश हो या कुछ हो, इसके बारे में हम पूरा बता नहीं सकते। बाकी आपकी बात हो अपने वकील के। आपने खत लिखा था पीएम मोदी को भी, उसमें आपने उनको भी सूचना दी, सीएम को दी, डीजीपी को लिखा। आपने एक मार्मिक अपील करी थी कि मेरे भाइयों को, मेरे पिता को, मेरे पति को, मेरे देवर को उठाया है और उनका आता पता नहीं है। आपको क्या लग रहा था कि ये जो घटना आज होने वाली है, ये कैसे आपको लगा कि एनकाउंटर किया जा सकता है? वहाँ से एक कॉल आया था, उसमें मुझे पता चला कि मेरे भाइयों को और मेरे पिता को उठा लिया गया है, उठा ले गया। तो इसी के विरुद्ध हमने जब ये पत्र लिखा, वहाँ तक हम पहुँचा दें कि उनकी कुछ खबर नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आज फिर हमको अचानक से पता चला कि वो पकड़े जा चुके हैं और उनका इनकाउंटर कर दिया गया है, जबकि ये खबर कल ही हो चुकी थी कि कल उनको इंसान गाड़ा से पकड़ा गया है। अब देखिए, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हमारे देश के जो विपक्षी नेता और भी बहुत सारे लोग रामगोपाल मिश्रा की हत्या पर बिल्कुल खामोश थे। उन तमाम नेताओं ने और लोगों ने आज आरोपी मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालीम के एनकाउंटर की कड़े शब्दों में आलोचना करना शुरू कर दिया है और इसे भारत के लोकतंत्र और संविधान के लिए एक बहुत ही खतरनाक बात बताया है। अब आप सोचिए कि रामगोपाल, अखिलेश यादव ने कहा है कि वो बिना नाम जाने भी ये बता सकते हैं कि सरकार ने किन लोगों का एनकाउंटर किया होगा और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर से कानून व्यवस्था में कोई सुधार होता तो उत्तर प्रदेश आज काफी आगे होता। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर्स का सहारा ले रहे हैं, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि इस एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी की ठोक देंगे वाली नीति के बारे में सब जानते हैं और बाकी विपक्षी दलों के नेता भी इस एनकाउंटर की लगातार आलोचना कर रहे हैं। एनकाउंटर की आलोचना होनी भी चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, हम भी नहीं कह रहे। एनकाउंटर की जांच जरूर होनी चाहिए कि एनकाउंटर सही है या गलत है, कहीं नकली है या असली है। एनकाउंटर को कभी सही नहीं ठहराया जा सकता, ना ही इसका महिमा मंडन होना चाहिए, हम भी कहते हैं। लेकिन यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि यही सारे विपक्षी नेता उस वक्त बिल्कुल खामोश थे जब रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई और इन नेताओं ने रामगोपाल मिश्रा की हत्या पर इस तरह से अपना दुख नहीं जताया था जिस तरह से अब ये इस एनकाउंटर के खिलाफ अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं कि ये जितने भी इनकाउंटर हो रहे हैं, इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या हो रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो लोग ये हत्याएं कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। योगी की ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी से नहीं चलेगा। ये प्योर असंवैधानिक है, जिसका नतीजा देखिए क्या हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर फिर 2 जन का एनकाउंटर, 2 जन के पैर में गोली मार दी। उत्तर प्रदेश में अगर गन की बुनियाद पे आपको फैसले करने हैं तो फिर न्यायालय का क्या काम है? क्या आप कार्रवाई धर्म, जात पात, समाज की बुनियाद पर कर रहे हैं?
अगर ऐसा है तो ये गलत है। धर्म की बुनियाद पर इंसाफ नहीं होना चाहिए, इंसानियत की बुनियाद पर इंसाफ होना चाहिए। उनका भी तो होना चाहिए जिन्होंने दंगाइयों ने भीड़ ने सारी दुकानें जला करके खाक कर दी। जी दंगाई तो दंगाई है। दंगाई को आप किसी धर्म के साथ क्यों जोड़ते हो? ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए की। भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार इस तरह का कोई कार्य नहीं करती है कि हम आपदा में अवसर तलाशें। उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति है योगी जी की। तो आप देखिए, जब राम गोपाल मिश्रा की खुलेआम हत्या हो जाती है तब ये सारे नेता बिल्कुल खामोश रहते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। और कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह कहने की कोशिश करते हैं कि ये राम गोपाल मिश्रा तो छत पर चढ़कर हरे रंग के झंडे को हटाकर भगवा झंडा लहरा रहा था, जो कुछ हुआ इसके साथ ठीक हुआ। तब संविधान खतरे में नहीं आया, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आया, तब तक सब कुछ ठीक ठाक था। जैसे ही रामगोपाल मिश्रा के हत्यारों पर पुलिस ने गोली चला दी, उनका एनकाउंटर हुआ, जिसमें वो मारे नहीं गए हैं, पैर में गोली लगी है, बस घायल हुए हैं। लेकिन घायल होते ही सारे विपक्षी नेता ये सवाल उठाने लगे कि ये लोकतंत्र संविधान से चलेगा या पुलिस तंत्र से चलेगा। और आपने देख ही लिया होगा कि कैसे हमारे देश का एक तबका ऐसा है जो इस एनकाउंटर से परेशान हो चुका। लेकिन राम गोपाल मिश्रा की हत्या हो गई, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। आज जब हमारे देश के नेताओं ने पुलिस एनकाउंटर को भी धर्म और जातियों में बांट दिया है, तब आपको ये आंकड़े जरूर याद रखने चाहिए। कुछ आंकड़े निकाल कर लाया हूं। वर्ष 2017 से अप्रैल 2023 के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश में छोटे बड़े कुल मिलाकर 10,900 एनकाउंटर्स हुए, जिनमें 23,300 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई और कुल 183 अपराधी इन एनकाउंटर्स में मारे गए। तो ये आंकड़े पहले आप देख लीजिए। इनमें भी 120 अपराधी यानी 66% अपराधी हिंदू थे और 61 अपराधी यानी 33% अपराधी मुसलमान थे। मारे गए अपराधियों का मैं ब्रेकअप आपको दे रहा हूं धर्म के हिसाब से। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, अपराधी तो अपराधी ही होता है, उसका क्या धर्म देखना और उसकी क्या जाति देखनी। लेकिन हमारे देश के नेता सबसे पहले धर्म देखते हैं, सबसे पहले जाति देखते हैं। इसलिए उनके लिए यह ब्रेकअप दिया जा रहा है कि जो कुल मिलाकर एनकाउंटर हुए हैं 2017 से 2023 तक, उसमें एनकाउंटर्स में मारे गए 33% अपराधी मुस्लिम थे और 66% अपराधी हिंदू थे। इससे यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में जिन अपराधियों का एनकाउंटर हुआ उनमें हिंदू अपराधी मुसलमानों से कई गुना ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम इन अपराधियों की जातियों को देखें तो 18 अपराधी ब्राह्मण थे, 16 अपराधी ठाकुर थे, 15 अपराधी जाट और गुर्जर समाज से थे, 14 यादव थे, 13 दलित थे, 3 आदिवासी थे, 7 ओबीसी थे और 2 अपराधी सिख समुदाय से थे। उनका भी ब्रेकअप देख लीजिए जातियों का, क्योंकि आजकल लोगों को जाति पूछने का बड़ा शौक चढ़ा है, तो जातियों का ब्रेकअप भी देख लीजिए, क्योंकि हर बात पर आजकल जाति पूछी जाती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुए हैं, जबकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि वर्ष 2003 से 2007 के बीच जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब 499 बड़े एनकाउंटर्स हुए थे। वर्ष 2007 से 2012 के बीच मायावती की सरकार में 261 बड़े एनकाउंटर्स हुए थे। वर्ष 2012 से 2017 के बीच अखिलेश यादव की सरकार में भी 40 बड़े एनकाउंटर्स हुए थे। हालांकि ये योगी आदित्यनाथ के मुकाबले कम है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार में 208 बड़े एनकाउंटर्स हुए। इसलिए आज आपको इन आंकड़ों को भी याद रखना चाहिए। यह एनकाउंटर्स का ब्रेकअप पिछली कुछ सरकारों के मुकाबले दे दिया है। हालांकि यहां हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं और हमने इन्हें अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स को पढ़कर इकट्ठा किया है, आधिकारिक आंकड़े ये नहीं है। आज पूरे देश में यह बहस हो रही है कि राम गोपाल मिश्रा की हत्या गोलियों से हुई या फिर यातनाओं से हुई।
मरने से पहले रामगोपाल मिश्रा के नाखून उखाड़े गए थे या नहीं उखाड़े गए थे? मरने से पहले उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए थे या नहीं दिए गए थे? और हमारे ही देश का एक तबका यह कहने की कोशिश कर रहा है कि रामगोपाल मिश्रा तो गोलियों से मारा गया। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? उसके नाखून तो नहीं उखाड़े गए, उसे यातनाएं तो नहीं दी गई। तो आज ऐसे तमाम लोगों से हमारा एक ही सवाल है, क्या रामगोपाल मिश्रा के परिवार को उसकी हत्या का मातम मनाने के लिए आप 24 घंटे भी नहीं देंगे? कुछ लोग ये कहकर अभी से खुशियां मनाने लगे कि रामगोपाल मिश्रा को तो कोई यातना नहीं दी गई थी। क्या यही काफी है? आज आप सबके लिए एक बड़ा सवाल यह है कि क्या गोली मारकर हत्या करना अपराध नहीं है? पिछले 24 घंटों से रामगोपाल मिश्रा की हत्या कहीं पीछे छूट गई और उसे यातनाएं दी गई या नहीं दी गई? उसके नाखून उखाड़े गए या नहीं उखाड़े गए? उसके शरीर पर बिजली का करंट लगाया गया या नहीं लगाया गया? बहस इस बात पर हो रही है और सब लोग ये भूल गए कि एक लड़के को खुलेआम पकड़कर किडनैप करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, उसकी जान चली गई, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। बात इस बात पर हो रही है, बहस इस बात पर छिड़ी है कि यातनाएं दी गई थी या नहीं दी गई थी। आज हम आपको इस बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बहस पर रामगोपाल मिश्रा के परिवार की सबसे बड़ी गवाही दिखाना चाहते हैं। हत्या के बाद डॉक्टरों के अलावा इस लड़के के शव को अगर किसी ने सबसे करीब से देखा है तो वो उसका परिवार है और उसके परिवार का कहना है कि रामगोपाल मिश्रा के शरीर पर गोलियों के अलावा भी कई तरह के घाव थे, जिससे उन्हें ऐसा लगता है कि रामगोपाल मिश्रा को हत्या से पहले टॉर्चर किया गया था। और ये बात रामगोपाल मिश्रा के भाई और उनके पड़ोस में रहने वाले एक रिश्तेदार ने भी कही है, जिन्होंने सबसे पहले उसके शव को देखा था। तो आगे बढ़ने से पहले उनके परिवार ने क्या दावा किया है, जरा ये सुन लीजिए। जब आपने भाई का वो लिया, शव लेने ऊपर पहुंचे, तो हालत कैसी थी? मतलब कितनी गोली लगी थी, कहाँ कहाँ मारा था, क्या कैसे? उसको गोली लगी थी, उस जगह पर गोली लगी थी जहाँ गोली लगने के बाद कोई बचता नहीं है। उससे गोली इस तरह से चलाई गई थी जिससे कि मान लीजिए लिटा कर गोली चलाई गई है। अच्छा जी, कई लोग मिलकर रहे होंगे, लिटा दिए, फिर उसको गोली चलाई गई जी। और 90% तो वहीं पर वो समाप्त हो गया था। नाखून वगैरह भी कुछ हटाए गए थे? ब्लड तो निकला था। नहीं, पैर से नाखून वगैरह भी? नाखून तो उसके 20 उखाड़ लिए गए थे जी। 20 जी। हाथ के पैर? हाथ के पैर के दोनों। वजह क्या है इतनी निर्ममता करने की? वजह नहीं पता है। क्या चाहते हैं आप? इंसाफ होना चाहिए। जिस बर्बरता से उसे मारा गया है उसी बर्बरता से उन्हें मारा जाए। ललित जी, जो मृतक हैं रामगोपाल मिश्रा, उनके साथ बर्बरता हुई, किस तरीके की बर्बरता हुई? उसको जब घर के अंदर खींच ले जाया गया तो उसके नाखून उखाड़े गए, उसको बिजली का करंट लगाया गया, उसकी गर्दन रत्ती गई, फिर उसको कई गोलियां मारी गई और उसकी मृत्यु हो गई जी। नाखून खींचे गए, गोलियां मारी गई, इस बात को आपको कैसे लगता है? चूंकि हमने अपनी आंखों से उसके शरीर को देखा है, उसके नाखून गायब मिले हैं, गर्दन रेती मिली है और करंट के निशान मिले हैं उसके अंगूठे में। जघन्यतम अपराध हुआ है, मतलब जघन्यतम से जघन्य। उनके नौकर ने खुद कल बताया था, उनका नौकर जो उनके काम करता है, 35 कारतूस और आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बड़ी हमारे हिसाब से उन 6 लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए, उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी गलती न हो। जो मारने वाले हैं उनको सजा दी जाए कड़ी से कड़ी, उनके साथ जितनी हो सके उनको कसा जाए, तंग किया जाए, जिस प्रकार से हमारा लड़का मारा गया है। तो रामगोपाल मिश्रा के परिवार का क्या कहना है ये आपने सुन लिया। हालांकि बहराइच के चीफ मेडिकल ऑफिसर संजय कुमार का कहना है कि रामगोपाल मिश्रा को इलेक्ट्रिक शॉक देने का दावा सही नहीं है और उसके दोनों पैरों के अंगूठों में चोट के निशान मिले हैं। संजय जी,
जिस तरह से हिंसा हुई है उसके बाद रामगोपाल मिश्रा की मृत्यु होती है, मर्डर होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, क्या कुछ रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है? मेरी जानकारी के अनुसार 25-30 छर्रे उनको लगे, जिसके कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उस अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनकी मृत्यु हुई है। इसके अलावे बाईं आंख के ऊपर एक फटा चोट है एवं दोनों पैर के अंगूठों में भी चोट के निशान हैं। आपने कहा अंगूठों में चोट के निशान है, एक थ्योरी ये भी आ रही थी कि जो है बॉडी को कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया गया है, शायद तो शव जो है अगर मर भी गए थे उसके बाद क्या नाखून खींचने जैसा कुछ है पैर का, ऐसा दिखाई पड़ रहा है? अब इतनी डिटेल में तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अंगूठे के मध्य भाग से थोड़ा कम डैमेज है नाखून, चोट है वहाँ। लग रहा है कि खिंचा हुआ है या चोट? अब ये दावे के साथ नहीं बता सकते, चोट है इतना पता चल रहा है। अब खींचने से हुआ है या किसी और चीज से, ये तो जो डॉक्टर साहब लोग किए हैं पोस्टमार्टम वो डिटेल बता सकते हैं। तो आज हम रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को ही लेकर आए हैं। वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा इसमें क्या क्या लिखा है। जिस वक्त पुलिस ने रामगोपाल मिश्रा का शव उसके परिवार को सौंपा, उस समय शव पर गंभीर चोटों और गोलियों के निशान थे और उन्होंने उसके शव का एक वीडियो भी बना लिया था और आज ये वीडियो हमारे पास है। ये वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता, दिखाना सही नहीं होगा। हम ब्रॉडकास्टिंग एथिक्स के जो ब्रॉडकास्ट के जो नियम हैं उनसे बंधे हुए हैं, जिसके तहत हम आपको वो वीडियो तो नहीं दिखा सकते। लेकिन वो वीडियो हमने देखा है, उसके शव की क्या हालत थी वो हमने देखी है और जो वीडियो उसके परिवार ने बनाया उसे देखने के बाद 3 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली बात, रामगोपाल मिश्रा के दोनों पैरों के अंगूठों पर गहरी चोट के निशान थे और उसके नाखून भी टूटे हुए थे। उसके परिवार का कहना है कि आखिर एक जैसी चोटें दोनों पैरों के अंगूठों में कैसे आ सकती हैं। अब क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस, बहराइच की पुलिस या जिन लोगों ने यह पोस्टमार्टम किया है वो इस बात का जवाब दे सकते हैं कि दोनों पैरों के अंगूठों में एक जैसे घाव कैसे हो सकते हैं? दूसरा सवाल, इस वीडियो में यह भी दिख रहा है कि शव पर गर्दन और सीने के बीच सबसे ज्यादा गोलियों के छर्रे के निशान हैं और इससे यह पता चलता है कि आरोपियों ने हत्या के मकसद से ही रामगोपाल मिश्रा पर हमला किया था। और तीसरा, इस वीडियो में यह भी दिख रहा है कि रामगोपाल मिश्रा के माथे पर एक ऐसी चोट का निशान है जो किसी धारदार हथियार से हुए हमले का घाव हो सकता है। तो पूरा वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, हमने दिखाया भी नहीं, लेकिन उसके कुछ हिस्से उसे ब्लर करके हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। और जिन लोगों ने रामगोपाल मिश्रा के शव को देखा, उनके परिवार के लोगों ने जब उन्होंने शव को देखा, उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया, तस्वीरें भी खींची, वो लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं कि इतने घाव, इतनी चोटें आखिर कैसे आई। आज हमें रामगोपाल मिश्रा की ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई है और ये रिपोर्ट आज मेरे हाथ में है और इसमें भी 5 बड़ी बातें लिखी हुई हैं। आप लोग सब ध्यान से सुन लीजिए। रामगोपाल मिश्रा को 5, 10 और 15 नहीं बल्कि गोलियों के 40 छर्रे लगे थे, ऐसा इसमें लिखा है, जिनमें 29 छर्रे गर्दन से सीने के हिस्से में लगे हैं, गर्दन से और सीने के बीच। 2 छर्रे दाहिने हाथ में लगे, 3 छर्रे बाएं हाथ में लगे और 6 छर्रे चेहरे पर लगे। दूसरी बात, गर्दन के पीछे भी 2 चोटों के निशान हैं जहां से गोलियों के छर्रे शरीर के आर पार निकल गए। तीसरा, पूरे शव पर कुल 8 गहरी चोटों के निशान हैं और इनमें भी सिर पर एक ऐसी चोट है जिसे देखकर यह लगता है कि रामगोपाल मिश्रा पर शायद किसी धारदार हथियार से वार किया गया था। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि यह चोट घसीटते वक्त या गिरते वक्त भी लग सकती है। चौथी बात,
रामगोपाल मिश्रा के दोनों पैरों के अंगूठों पर ऐसी चोटों के निशान हैं जिन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डीप बर्न इंजरी बताया गया है। डीप बर्न इंजरी उसे कहते हैं जिसमें शरीर के किसी हिस्से की स्किन, यानी आपकी जो स्किन है, आपकी त्वचा जो होती है वो जल जाती है। और इस मामले में भी रामगोपाल मिश्रा के दोनों पैरों के अंगूठे जले हुए हैं, त्वचा जली हुई है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या रामगोपाल मिश्रा को इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए थे, क्योंकि इस तरह की चोट इलेक्ट्रिक शॉक से भी आ सकती है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन चोटों का कारण नहीं बताया गया है। पांचवी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि रामगोपाल मिश्रा की मौत सदमा लगने से, यानी ट्रॉमा से और ज्यादा खून बहने से हुई है, हेमरेज से हुई है, इसमें यह भी लिखा है। और वो भी मैं आपको पढ़कर आगे अभी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें यह भी लिखा है कि जब रामगोपाल मिश्रा को गोलियां लगी तो इससे इंटरनल ब्लीडिंग के कारण रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई है। और आज ही हमें एक वीडियो भी मिला है जिसमें यह साफ साफ दिखता है कि कुछ लोग रामगोपाल मिश्रा पर गोलियां चलाते हैं और इसके बाद वो गोली लगने से नीचे गिर रहा है। और इस वीडियो में एक लड़का यह भी कह रहा है कि अब्बा वो मर गया। अब देखिए, एक एक करके मैं आपके लिए इसे डिकोड करता हूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जरा इसके कुछ पॉइंट्स में आपको पढ़कर बताता हूं। इसमें लिखा है कि मृत्यु का कारण क्या है। तत्कालिक कारण में लिखा है शॉक एंड हेमरेज। यह कारण है, शॉक एंड हेमरेज की वजह से यह मरा है। और वजह बताई है एंटीमॉर्टम गन शॉट, यानी गोली लगने से जो शॉक लगा और हेमरेज हुआ उसकी वजह से इस लड़के की मौत हुई है। अब मौत गोली लगने से ही हुई है, लेकिन क्या हम यह कह सकते हैं कि गोली लगने से पहले उसे टॉर्चर नहीं किया गया था? उसके शरीर पर यह जख्म कहां से आए? अगर मौत तो गोली लगने से ही हुई है, जान तो गोली लगने के बाद ही निकली है, लेकिन शरीर पर इतने गहरे जख्म आखिर कहां से आ गए? अब जरा उसके बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए, पोस्टमार्टम में एक जगह लिखा हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, कि क्या क्या शरीर पर मिला है। इसमें लिखा है डीप बर्न इंजरी, फ्रंट टिप ऑफ लेफ्ट ग्रेट टो। फिर लिखा है डीप बर्न इंजरी, फ्रंट टिप ऑफ राइट ग्रेट टो। इसका मतलब आप समझते हैं कि जलने से जो जख्म पैदा होता है, जलने की वजह से डीप बर्न इंजरी, यह है उल्टे पैर के अंगूठे पर, और डीप बर्न इंजरी वो है सीधे पैर के अंगूठे पर। ग्रेट टो कहते हैं अंगूठे को। और दोनों पैरों में एक जैसी चोट है, दोनों पैरों में एक जैसा घाव है, और यह घाव जलने से हुआ है। और इस तरह का जो जलने से घाव होता है वो करंट देने से भी हो सकता है। तो अब आप सोचिए कि दोनों पैरों के अंगूठों पर एक जैसे डीप बर्न इंजरी कैसे आई। फिर लिखा है कि फोरहेड पर लेफ्ट आईब्राउ के ऊपर एक घाव मिला है, यह भी इसमें लिखा है। अब देखिए और क्या क्या लिखा है। जो अलग अलग घाव आए हैं उन सब के बारे में लिखा है कि ये घाव कैसे कैसे आए हैं। 29 ये घाव का उन्होंने एक साइज दिया है। एंट्री वुंड ऑन अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, एंट्री वुंड ऑन राइट अपर आर्म, एंट्री वुंड ऑन लेफ्ट अपर आर्म, एंट्री वुंड इन होल फेस, एग्जिट वुंड इन द बैक ऑफ द नेक। ये गोलियों के निशान है, यानी जिस छर्रे की हम आपको बात कर रहे थे ये है। तो ये सारी बातें पोस्टमार्टम की इस रिपोर्ट में लिखी हुई। आखिर में
हम यही कहना चाहते हैं कि अगर रामगोपाल मिश्रा की हत्या गोली लगने से हुई है तो क्या इसे हत्या नहीं माना जाएगा? क्या यह गुनाह नहीं माना जाएगा? क्या यह सब संविधान के हिसाब से हुआ है? क्या कानून व्यवस्था के हिसाब से हुआ है? और क्या इसकी खुशी मनाई जानी चाहिए कि उसकी हत्या यातनाएं देकर नहीं हुई बल्कि गोली मारकर हुई है? बहुत सारे लोग सिर्फ इसी बात पर बहस कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तो नहीं लिखा कि उसकी हत्या यातनाओं से हुई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तो यह नहीं आया, लेकिन हत्या तो हुई है, हत्या गोली मारकर हुई है। हत्या के बाद जब पोस्टमार्टम हुआ है तो शरीर पर जख्मों के अलग अलग निशान मिले हैं। क्या यह काफी नहीं है? लेकिन लोग सिर्फ इस बात को बहस का विषय बनाना चाहते हैं कि नाखून निकाले गए थे कि नहीं निकाले गए थे, इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था कि नहीं दिया गया था, और यातनाएं दी गई थी कि नहीं दी गई थी। जैसे कि अगर यातनाएं नहीं दी गई और सिर्फ गोली मारकर हत्या की गई है तब सब कुछ ठीक ठाक है, बाकी हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं। अब हम आपको हमारे देश की अदालतों के उन 2 फैसलों के बारे में बताएंगे जिनकी पूरे देश में चर्चा हो रही है, और ये ऐसे फैसले हैं जिनकी गूंज बहुत दूर तक जा सकती है। ये हमारे देश की व्यवस्था में एक बदलाव का सूचक भी है। इनमें एक बड़ा फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का है, जिसमें अदालत ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले एक आरोपी को कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी। तो एक आरोपी था मोहम्मद फैजल नाम का, उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, उस पर मुकदमा हुआ और उसे अदालत ने बेल दे दी। लेकिन बेल के साथ जो शर्त लगाई है वो बड़ी दिलचस्प है, आपको ध्यान से सुननी चाहिए। पहली शर्त यह है कि मोहम्मद फैजल नाम के इस आरोपी को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को पुलिस स्टेशन में अपनी हाजिरी लगानी होगी और वहां भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 21 बार सलामी देकर भारत माता की जय का नारा लगाना होगा। हमारे और आपके लिए तो यह बड़ी आसान सी बात है, हमारे लिए तो यह सजा नहीं फक्र की बात है, लेकिन इसके लिए यह बहुत कड़ी सजा है और इस आरोपी को अदालत ने वो सजा सुनाई है जो इसके लिए सबसे बड़ी सजा हो सकती है। यानी आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, तिरंगे को सलामी देंगे और भारत माता की जय का नारा लगाएंगे, और वो भी हर महीने 2 बार। दूसरा, इस आरोपी को तब तक इन शर्तों का पालन करना होगा जब तक इस मामले में अदालत का आखिरी फैसला नहीं आ जाएगा। यानी, और आप तो जानते हैं कि अदालत का फैसला आने में वर्षों का समय लगता है। इसका मतलब यह है कि इस आरोपी को न जाने कितने वर्ष तक हर महीने कम से कम 2 बार पुलिस स्टेशन जाना है और वहां पर तिरंगे को सलाम करना है और भारत माता की जय के नारे लगाने। यह शायद पहली बार है जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले किसी आरोपी को भारत माता की जय और तिरंगे को 21 बार सलामी देने की शर्त पर अदालत ने इस तरह से अंतरिम जमानत दी है। और इस फैसले के बाद आरोपी मोहम्मद फैजल खान ने कहा है कि उसने अपने दोस्तों के उकसाने पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, लेकिन अब वो हर महीने पुलिस स्टेशन जाकर भारत माता की जय का नारा लगाने के लिए तैयार है। फैजल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फैजल जेल से छूट करके आया है और फैजल ये बताइए, जो आपने किया था उसका पछतावा है? बहुत पछतावा सर, मजाक पट्टी में नशे में था मैं थोड़ा सा, उसमें मजाक में वीडियो बना ली तो उन्होंने फाइल कर दी मेरी जी। इसका मुझे बहुत पछतावा, मैं सब कानून का और देश का बहुत पालन करता हूँ, वो करता रहूंगा। गलती हुई है इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी सर। आपको जो जमानत दी है कोर्ट ने, उसके साथ एक शर्त भी बोली है जी, क्या उसका पालन करेंगे आप? जी करूँगा बिल्कुल। हर मंगलवार को पहले महीने में यहाँ पे वो देना है जे इनकी 21 बार, और या साइन भी करना है मेरे को जी। और हर मैं आऊँगा जब तक भी पालन कर दिया है मेरे को कोर्ट ने, वो मैं करता रहूँगा। आपको तिरंगे को भी सलामी देनी है? तिरंगे को भी सलामी देना है। देंगे? देंगे सर। तो क्या हो क्या गया था जो आपसे ये निकल गया सर? वो तो रील बना रहे थे ये लोग मजाक पट्टी में, और वो क्या उनके हाथ से वायरल हो गई। बस इसके अलावा कानून के उसमें सख्त हूँ मैं, कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, सामना चाहता हूँ मैं। देश के लिए भी मैं बहुत, देश का निगरानी चाहिए हूँ मैं जमींदार किसान का लड़का हूँ, पंचर की दुकान थी, मैं काम करता था उनकी दुकान पे। गलती हुई सर,
इसके अलावा कभी ज़िंदगी में ऐसी गलती करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, कभी होगी नहीं श्रीमान जी, माफ़ी चाहता हूँ। देश से मैं बहुत प्यार करता हूँ, गलती किससे नहीं होती साहब। मैं हिंदुस्तान से प्यार करता हूँ, ज़िंदगी मेरी नहीं है, नहीं पैदा हुआ, नहीं मरूंगा, नहीं रहूँगा मैं। जय हिंद भारत। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि मोहम्मद फैजल खान को अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, वो माफ़ी मांग रहा है और वो बहुत आसानी से इस सज़ा को भुगतने के लिए तैयार है और कह रहा है कि वो भारत माता की जय का नारा लगाने के लिए तैयार है और उसे भी भारत से उतना ही प्यार है। ये बहुत अच्छी बात है और अगर उसे वाकई में पछतावा हो रहा है तो फिर ऐसे व्यक्ति को तो माफ कर देना चाहिए। लेकिन जो कुछ इसने कहा है वो बाकी लोगों के लिए एक सबक है और उन्हें भी अपने अंदर वही भावना लानी चाहिए जो इस लड़के ने अपने अंदर लाई हैं। और इसलिए बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के बाद वो कोई पॉइंट प्रूव कर रहे हैं, उन्हें यहां से सीख लेनी चाहिए। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग दिलचस्प फैसला है कर्नाटक हाई कोर्ट का, जिसमें अदालत ने कहा है कि मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाना अपराध नहीं है। हाई कोर्ट ने सितंबर 2023 में दर्ज हुई उस एफआईआर को रद्द कर दिया जिसमें मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाने पर 2 लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा था। हाईकोर्ट ने कहा कि जब शिकायतकर्ता खुद ये बात कह रहे हैं कि उस इलाके में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग सद्भावना और भाईचारे के साथ रहते हैं, तो फिर मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाने से किसी की धार्मिक भावनाएं कैसे आहत हो सकती हैं। और ये टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को भी रद्द कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट के इस फैसले की काफी आलोचना हो रही है और कई वकीलों ने कहा कि अगर हाईकोर्ट के इस फैसले को सही माना गया तो इसके परिणाम गंभीर होंगे, खतरनाक होंगे। और उनका यह भी कहना है कि इस मामले में अदालत को आरोपियों की मंशा को भी देखना चाहिए था। तो ये हमारी अदालतों के वो 2 फैसले हैं जिनका आने वाले समय में हमारे समाज पर प्रभाव जरूर दिखेगा और इन फैसलों की हर घर में चर्चा की जाएगी। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बदलाव आया है हमारी कानून व्यवस्था में। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई प्रतिमा स्थापित की गई है और यह देवी पहले की न्याय की देवी की प्रतिमा से बिल्कुल अलग है और इसमें आंखों पर बंधी हुई पट्टी को हटा दिया गया है और अब न्याय की देवी सब कुछ देख सकती है। और यह तस्वीर नए भारत की नई न्यायिक व्यवस्था का उल्लेख कर रही है। और अब वो जमाना चला गया जब हमारे समाज में कहा जाता था कि कानून अंधा होता है। कानून अब और ज्यादा अंधा नहीं रहेगा। कानून के आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी, जिसे देखते देखते उस पट्टी को हम बड़े हुए हैं, न जाने कितनी पीढ़ियों ने अंधे कानून की बातें सुन सुनकर अपना जीवन बिता दिया। बचपन से हमें यह कहा जाता था कि कानून तो अंधा होता है, अंधा कानून है। आपको याद होगा हमारे देश में जो फिल्में भी बनती थीं, उनमें जब अदालतों के सीन आते थे तो उनमें भी न्याय की देवी ऐसे ही आंखों पर पट्टी बांधकर दिखाई देती थी। एक फिल्म का तो नाम ही था अंधा कानून और बार बार हमें यह बताया गया कि कानून तो अंधा होता है और न्याय की देवी देख नहीं सकती। लेकिन यह एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसका श्रेय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ को जाता है कि उन्होंने इतना बड़ा बदलाव हमारे देश की इस व्यवस्था में, न्यायिक व्यवस्था में किया है। और ये बदलाव इस बात का सूचक है कि भारत की जुडिशरी, भारत की न्याय प्रणाली, भारत की अदालतें अब एक नए युग में प्रवेश कर रही हैं और ये नया युग जो होगा इसमें न्याय मिलेगा, इसमें कानून की देवी को सब कुछ दिखाई देगा और अंधा कानून अब पुरानी बात हो गई। शराबबंदी होते हुए भी नकली शराब पीने से 25 लोगों की मौत हो गई, 7 लोगों की आंखें चली गईं और ये सारे लोग गरीब परिवारों से हैं। हमारे देश की व्यवस्था के कड़वे सच को इस खबर से आज आप समझ सकते हैं कि जिस राज्य में, आप सोचिए, जिस राज्य में आप तस्वीरें जब आप देखेंगे, जिस राज्य में शराबबंदी है, शराब पर प्रतिबंध लगा हुआ है, वहां कच्ची शराब पीकर लोग मर रहे हैं। इस वक्त हम सिवान के खैरवा
इलाके में मुसहर टोली में है और ये पूरा इलाका ऐसा लगता है मानो हर घंटे किसी न किसी की लाश जो है गांव से निकल रही है। और यहाँ पर देखिए मुसहर टोली से एक और लाश जो है यहाँ पर निकल रही है और ये एक महिला की लाश है और जो बताया जा रहा है कि इसने भी जहरीली शराब का सेवन किया था, उसके बाद ही इसकी हालत बिगड़ी है और इसकी मौत हो गई है। ये सविता देवी का शव है और लगातार इस पूरे इलाके में जो है कई ऐसे गांव हैं जहां पर इस तरीके की घटना सामने आई है। पिछले 48 घंटे में सिवान के खैरवा इलाके में कई लोगों ने जहरीली शराब पीने से उनकी मौत हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो में सिवान में। ये खैरवा गांव है और खैरवा गांव में भी देखिए किस तरीके से चीख पुकार जो है वो। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिहार में शराबबंदी है, शराब पर पूरा प्रतिबंध लगा हुआ है और फिर भी वहां लोग नकली शराब पीने से मर रहे हैं। अगर आप दो राज्यों की तुलना करें, एक बिहार जहां पूरा शराबबंदी है और एक देश की राजधानी दिल्ली जहां कुछ समय पहले तक शराब की बोतल पर एक बोतल के साथ एक फ्री मिल रही थी, और दोनों जगह अगर आप एक छोटी तुलना करेंगे तो आप देखेंगे जिस राज्य में शराबबंदी है वहां नकली शराब पीकर लोग मर रहे हैं। यानी शराब तो वहां भी मिल रही है और जिस राज्य में शराब की नदियां बह रही हैं शायद वहां पर आपको नकली शराब पीकर कोई मरता हुआ नजर नहीं आएगा। और शब्दों की अहमियत बोलने के भाव से पता चलती है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है।